चलो आ जाओ। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में था उसमें एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना था, केवल और केवल आपको करना था फिल इन द ब्लैंक्स। हेलो, क्या बोला मैंने, क्या करना था? केवल और केवल आपको करना था, बोलो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप सो वो कर लिया होगा आपने, है ना। देखो क्या था इसमें, एक्चुअली में एक तरीके से आप ये देख लो कि ये टेबल है। एग्जाम में आ जाए तो लेकिन आपको बनाना पड़ेगी उधर, है ना, पेपर में ही फिल करके मत आ जाना। सही है, बराबर है। तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। अब जैसे अब किस बेसिस पे, हमें साल भर में 1,60,000 यूनिट चाहिए। अब अगर हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर एक ही है तो डेफिनेटली साइज ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, आगे तय करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हमें साल भर में 1,60,000 यूनिट चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर 10 है तो हमारा ऑर्डर साइज कितना हो जाएगा, 16,000। फिर अगर 1,60 चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर 20 है तो कितना हो जाएगा, फिर सही था ये, ठीक है। उसके बाद अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी, जो आएगा उसका आधा, तो यानी कि 1,60 का आधा कितना, 80,000। फिर 16,000 का कितना, 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 800। सही था ये भी, क्या बात कर रहे हो, इजी था ना। अब कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000 एवरेज इन्वेंट्री है और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपए, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000, 8,000, 4,000, 2,000, 1,000, 800। वो 1 रुपए इसलिए सेम आ गया, हाँ। हेलो, क्या बोला मैं, समझ में आया ना। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑर्डर कॉस्ट। अब ऑर्डर कॉस्ट कितनी, 50 रुपए पर ऑर्डर है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 1, तो ये 50, तो ये 500, ये 1,000, ये 2,000, ये ओके। अब टोटल कॉस्ट नहीं कर रहा मैं, कर लेना, आगे होगा ना, सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6, सही था। हेलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। एक्चुअली 15 वाला क्वेश्चन कई बच्चे कर नहीं पाए, ऐसा नहीं कि उनको आया नहीं, एक्चुअली मैंने नोट्स नहीं भेजे थे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ है सिखाने के लिए, है ना, तो मैं कर देता हूं। मैडम आगे था ये 15, क्या आरओ क्यों नहीं आया, आरओ की होता क्या मालूम है, आरओ की वो तो फुल फॉर्म होता है मैडम। मतलब आरओ की रीऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोथ आर सेम, मतलब ईओ क्यों निकालना था इन शॉर्ट। अरे रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर करोगे एक बार में, तो कितना ऑर्डर करोगे एक बार में, दैट इज ऑर्डर साइज, लॉट साइज, ईओ क्यू, एक ही बात है ना। लो मतलब हाँ, आंसर तो मैडम भी आएगा, देखो आप, इसी को ईओ क्यू भी बोलते हैं, इसी को ऑर्डर साइज भी बोलते हैं, और इसी को लॉट साइज भी बोलते हैं। सही है, इधर बैठ जाओ आके, सही है। तो आरओ क्यू, ईओ क्यू, ऑर्डर साइज, लॉट साइज, एक ही बात। हेलो, सही है। अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के करवा रहा हूं, है ना, पूरा करवाऊं, पूरा ही करवा देता हूं। चलो देखो, श्री राम एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट जेड, यानी कि जेड हमारे लिए क्या है, फिनिश गुड्स। तुम्हें याद है हम ईओक्यू किसके लिए निकालते हैं, फिनिश गुड के लिए, या उस हर आइटम के लिए जो हम बाय करते हैं। हेलो, जो हम बाय करते हैं, फिनिश गुड हम बाय नहीं करते ना, फिनिश गुड हम मैन्युफैक्चर करते हैं। डन। तो इसका मतलब ईओक्यू हमें जेड के लिए नहीं निकालना। क्या बोला मैंने, बोला समझ में आया? ईओक्यू हमें जेड के लिए नहीं निकालना, क्योंकि जेड तो कौन है, एफजी। अब आगे बढ़ो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2011, मंथली डिमांड ऑफ जेड 1000 यूनिट। अब अगर जेड की मंथली डिमांड बोलो कितनी है, 1000 यूनिट, तो
12 महीने की कितनी हुई? 12,000। अब पता है जिन लोगों का भी आंसर नहीं आया उनका आंसर पता है क्यों नहीं आया? उन्होंने ऐसे लिखा EOQ, फिर इन्होंने लिखा 2AO, मतलब हाँ गोलमाल तुषार है, बहुत बढ़िया। नॉलेज बेस देखो आप कितना अच्छा है लड़के का। अब आपने क्या किया, यहां लिखा 2 इंटू 12,000 यानी कि एनुअल डिमांड। सही जा रहा हूं ना? और तुम्हारे हिसाब से सही जा रहा हूं है ना? फिर तुमने ओ लिखा तो तुमने ओ पता है कितना लिखा? 100। फिर तुमने डिवाइड बाय किया सी, बोले तो 15, और ऐसा लगाया अंडर रूट। तो फिर तुमने उम्मीद की आएगा 111126 पर आया कुछ और। कितना आया? 400। फिर तुमने जब जोश में जाके नीचे देखा तो तुम्हारे होश उड़ गए, क्योंकि आना कितना था? 180 से। अब पता है गड़बड़ क्या हुई है? क्या पहचान में आ गई क्या? अभी भी समझी तुम? नहीं, मैं बताता हूं क्या एक्चुअली में। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि EOQ इज नेवर कैलकुलेटेड फॉर फिनिश गुड बिकॉज दैट इज प्रोड्यूस। वी कैलकुलेट EOQ फॉर द आइटम विच वी बाय। 12,000, डू यू नॉट थिंक सो कि एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड है? क्योंकि 12,000 कैसे आया था? 1,000 इंटू 12, और 1,000 मंथली डिमांड किसकी थी? जेड, और जेड हमारे लिए एफ। वी नीड एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल। क्या बोला जरा? वी नीड एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, और ये जो एनुअल डिमांड है वो मटेरियल की नहीं, वो किसकी है? एफ जी। नहीं आया? आगे समझ में? तो तुम बोलोगे सर एक क्वेश्चन में भी तो अपन ने ऐसा लिया था, तो वहां क्वेश्चन ने साफ तौर से कहा था कि हर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की भी एक ही यूनिट लगती है। बराबर है? हाँ या ना? और अगर हमसे कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम भी ये अजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन तुम गलत हो गए। पता है क्यों? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो क्वेश्चन ने जैसे क्या कहा पता है? मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट पर वीक है। यूज किसका होता है? एफजी का कि रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल। अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम हम पर वीक में 75 यूज करते हैं, तो 52 वीक में कितना यूज होगा? मैक्सिमम 30। अब 2 मिनट अभी करेक्शन मत करो कुछ भी, है ना? सुन लो। हरो बराबर है? मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट रेशियो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमारी एनुअल डिमांड 12,000 है और हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन 3600 है, मतलब शायद एक यूनिट ऑफ मटेरियल से फिनिश गुड की बनने वाली यूनिट ज्यादा होती होगी। हाँ, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती कि आरएम का कंजम्पशन पर वीक में मैक्सिमम मिनिमम एवरेज कितना है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मैं ये मान लेता कि हर एक यूनिट ऑफ एफजी बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ आरएम लगती है। मान लेता। पर मैं मानूंगा कब? जब कोई और इंफॉर्मेशन मेरे सामने नहीं है। पर ये तो बोल रहा है ना। अब बताओ, हर बार मिनिमम यूज होगा, मैक्सिमम यूज होगा या एवरेज यूज होगा? हेलो, क्या यूज होगा बोलो? एवरेज यूज होगा। तो अब एवरेज कितना समझ में आ गया? नॉर्मल यूसेज कितना? 50 यूनिट पर वीक। समझ में आ गया? तो 50 इंटू 52 कितना आएगा? 2600। तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितनी होगी? 2600। नहीं आया समझ में? हेलो आया या नहीं आया? पक्का आ गया समझ में? क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, ये समझ में आ गया? 2600 क्यों हो रही बच्चों? समझ में आ गया? 2600 इसलिए क्योंकि अगर आप 12,000 ले रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि एफजी, हर एक यूनिट ऑफ एफजी बनाने के लिए कितनी यूनिट लगती है? 1। हालांकि तुमने ये सोचा ही नहीं, तुमने तो सीधे ये देखा मंथली डिमांड 1000 इंटू 12,000। जबकि मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि EOQ इज कैलकुलेटेड फॉर वॉट एवर वी बाय, नॉट फॉर दैट वी प्रोड्यूस। अभी सही है? आया समझ में? EOQ किसके लिए निकालते हैं? जो हम बाय करते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। कौन सा था? सही है? कितना? यूनिट। सही। ओ कितना है? 80। मैंने 2600 के लिए समझ में आ गया ना,
क्योंकि अगर अच्छा ये नहीं दिया होता ना मुझे कि मिनिमम मैक्सिमम या एवरेज यूसेज कितना है, तो फिर मुझे बाय डिफॉल्ट मानना पड़ता। क्योंकि जब भी तुम ये बोलते हो ना कि 12,000 एफजी है तो रॉ मटेरियल भी एफजी है, तो रॉ मटेरियल भी 12,000 है, तो इसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि यू आर अज्यूमिंग कि 1:1। इनपुट आउटपुट रेशियो समझते हो ना? इनपुट मतलब क्या लगाया, आउटपुट मतलब क्या आया। तो जब तुम ये बोलते हो ना कि 12 के लिए 12 लगेगा, मतलब तुम ये मानते हो कि 1 लगेगा तो 1 आएगा। हेलो, सही है? ठीक है, हो गया। कितना? क्या याद रहेगी ये बात? कितना आएगा? डन, हो गया। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? रीऑर्डर लेवल मालूम है ना, इन्वेंट्री का ऐसा लेवल जिसके टच होने पे हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि माल आने में कितना समय लगेगा, तो हमें उतने दिन का अरेंजमेंट अपने पास करके रखना है, यही है ना? तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम सही है। तो लीड टाइम कितना? लीड टाइम 6 है ना? कितना? सही है, 450 यूनिट्स। अगला क्या है? याद है ना कैसे आएगा? ROL माइनस सही है, एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज यूज है। तो ROL कितना है आपका? माइनस एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज, सही है। हेलो, बराबर है। फिर उसके बाद याद है ना कैसे आता है? कल समझाया था ना इसका लॉजिक भी। क्या? जब ऑर्डर करोगे तब इतना था, जब तक आएगा उसके दौरान इतना खत्म हो जाएगा। कितना? मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम यूज है। मिनिमम खत्म होगा ये कोई जरूरी नहीं है, पर हम मिनिमम इसे लेके चल रहे क्योंकि हमें लेवल मैक्सिमम सेट करना है, याद है ना? और प्लस ईओक्यू, तो ROL कितना? ट्वेंटी। सही है, 536। अगला बोलो। अब एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए कल मैंने दो तरीके बताए थे, याद है ना? एक तरीका मिनिमम कितना? 200, मैक्सिमम कितना? डिवाइड बाय 2, कितना? और एक और तरीका है ना, क्या? कि इतना तो हम मेंटेन करते ही है, और प्लस क्या? तो मिनिमम कितना? 200, कितना? 190। अलग अलग ही आता है ना, कल बताया था मैं, अलग अलग ही आता है। और भी कुछ निकालना है? आगे समझ में कि नहीं आया? सही है। अब आई थिंक जो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी वही दूसरे क्वेश्चनों में भी थी। ये मंथली डिमांड वाला ही पॉइंट था ना शायद एक और क्वेश्चन में, तो अब अगर ये आ गया है तो वो भी आ जाएगा। हेलो, सही है? हेलो, डन? कोई डाउट? हेलो, सही है ना? मैंने क्यों नहीं लिया 12,000, ये समझ में आ गया? क्यों?
क्योंकि मैं क्यों मानूं कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश ग्रुप बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ आरएम लगता है, ये हम केवल तब मानेंगे जब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। डन, सही है, ठीक है। अब सुनो, और कौन सा क्वेश्चन था, हो गया? जिनका नहीं हुआ था वो अब हो जाएगा। हेलो, सेम ही है वो भी, ठीक है। तो 24 कर लेना आप। और कौन सा था? बस यही था क्यों? 25 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, हाँ। 26, 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, 27, 27 करो अभी सभी लोग बैठ के। 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो अभी।
आया? कितने कितने आंसर है? कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आ गया ये? कितना है? 2000 आ गया? देखो जरा, a company manufacture a product from a raw material which is purchased at rupees 60 per kg, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने का प्राइस 60 रुपए है. The company incur a handling cost of 360 plus freight of rupees 390 per order, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 750. फिर इसके अलावा द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 0.50 पर केजी पर मंथ, यानी कि इन्वेंट्री को रखने की जो कॉस्ट लगती है वो 50 पैसा पर मंथ है. तो हमें तो पर एनम चाहिए होती है ना, तो 50 पैसा इंटू 12 कितना? 6 रुपए. इसके अलावा इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 9 पर केजी पर मंथ, तो 9 रुपए और लगते हैं. ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि 6 रुपए जो कॉस्ट है, से फॉर एग्जांपल वो कोई भी एडिशनल कॉस्ट है जो इन्वेंट्री को रखने से रिलेटेड है, और 9 रुपए इंटरेस्ट के अलग लगेंगे, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 15 रुपए. हेलो, सही है? सही है. बस द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट. एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट. 1 लाख यूनिट मतलब ये क्या है? FG. सही है. एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि अगर आप 1 kg लगाओगे तो आउटपुट कितना आएगा? 2.5, यानी कि 1 लाख यूनिट बनाने के लिए इनपुट कितना चाहिए? 40,000. ये आ गया एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. ये पिक कर लिया था? ठीक है, बस फिर तो सही होना चाहिए. आ गया था ये? हो क्यों? क्वेश्चन में कौन सा था? EOQ is equal to 2AO divide by C. सही है ना? O कितना? 7. C कितना? डन. तो therefore EOQ into कितना? सही है? आया नहीं आया? मुश्किल था? सही है? ठीक है, ये हो गया आपका. डन. ठीक है, अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? एडवाइज हाउ फ्रिक्वेंटली द ऑर्डर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस. फ्रिक्वेंटली मतलब पता है वो क्या जानना चाह रहा है कि एक्चुअली कितनी कितने देर में, फ्रिक्वेंटली समझते हो ना, कितनी कितने गैप में हमें ऑर्डर प्लेस करना है. बहुत सिंपल है ये निकालना, बहुत सिंपल. देखो सुनो, मान लो कि मुझे एक काम 4 बार करना है और एक करने के लिए मेरे पास 12 महीने हैं. कभी भी गैप पता लगाना है ना, तो सिंपल सी बात है, गैप पता लगाना है तो कितने टाइम में करना है और कितनी बार करना है. कॉमन सेंस. कितने बोलो, कितने टाइम करना है और कितनी बार करना है. जैसे कोई आपसे कहे 2 घंटे तक वॉच रखना है और कम से कम 4 बार देखना है, तो तुमको समझ में आ गया, मतलब आधे आधे घंटे में देखना है. करेक्ट है? तो ये वैसे ही है कि बताओ कितना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करें. तो हमें ऑर्डर करने साल भर में, यानी कि साल में अगर मान लीजिए 12 महीने होते हैं, तो हम ये पता लगा लें कि 12 महीने में ऑर्डर कितने करने हैं. अब अगर मान लो कि 12 महीने में मुझे 6 ऑर्डर करने हैं, मतलब हर ऑर्डर के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए? 2 महीने का. मतलब हर 2 महीने बाद एक ऑर्डर होना चाहिए. इसके हिसाब से. नहीं आया? आया कि नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, दिस इज वेरी बेसिक थीम, है ना. तो देखो जरा, आओ. अब यहां सबसे पहले मुझे ये पता लगा, अच्छा महीने तो पता पड़ गए कितने? 12.
अब ये पता लगाना है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। तो सिंपल, अगर मुझे साल भर में 40,000 चाहिए और अगर मैं एक बार में कितना मांगूंगा 2,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा 20, मतलब 12 महीने में। महीनों में करेंगे तो गंदा आ जाएगा थोड़ा सा इसलिए मैं डेज में कर लेता हूं, चलेगा, है ना। देखो जरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ऑर्डर 365 डिवाइड बाय कितने, कितना आएगा, मैंने अप्रॉक्स कर दिया है ना, पॉइंट तो होता नहीं है ना। हेलो आ गया समझ में? हेलो हाँ तो बोलो, आया? मुश्किल है? क्या ध्यान रखोगे, कितने टाइम में और कितनी बार, डन, ठीक है। हेलो सही है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब हम चाहते हैं कि मटेरियल खरीदने का ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे हो, तो अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, यानी कि हम चाहते हैं कितने ऑर्डर प्लेस करें, 4। तो अगर हम 4 ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, मतलब एक बार में हम कितना मंगाएंगे, 10,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा घुमा के दिया उसने। इधर क्या होता था, वो ऐसे बात करता था कि देखो हमारा ईओक्यू इतना है, अब अगर हम इतना ऑर्डर साइज फॉलो करेंगे तो करे या नहीं करे। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि देखो ऑलरेडी हमारा ईओक्यू 2,000 है, अब हम चाहते हैं कि साल भर में जो मटेरियल परचेज करे वो क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करे। तो साल में 12 क्वार्टर कितने होते हैं, 4, यानी ऑर्डर भी कितने, 4। 40,000 अगर 4 ऑर्डर में आएगा तो हर ऑर्डर में कितना आएगा, 10,000, यानी कि अब हमारे पास कितने ऑर्डर साइज हो गए, 2। पहला 2,000, दूसरा 10,000। आगे बोलो क्या पढ़ा। If the company proposes to rationalize the placement of order on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? मतलब कितना डिस्काउंट हमें मांगना चाहिए, किससे, सप्लायर से। डिस्काउंट किससे मांगोगे, सप्लायर से। सर ये क्वेश्चन क्या है, समझो बहुत आसान है। मान लो कि मैं अगर अभी ए नाम के सप्लायर से 2,000 मंगाता हूं एक बार में। अब मान लो कि मैं ये चाहता हूं, या मेरे पास एक सप्लायर ने ऑफर दिया कि आप एक बार में 2,000 मत लो, आप तो एक बार में 10,000 लो। कितना लो बोलो, 10,000, यानी कि आप एक बार में 2,000 क्वांटिटी ऑर्डर मत करो, आप एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करो, 10,000। मैं फिर बता दूं कि एनुअल डिमांड तो उतनी रहेगी, क्या ऑर्डर आए बराबर है। तो मैंने कहा चल मैं तेरी बात मान लूंगा, पर माइट बी पॉसिबल कि ईओक्यू के 2,000 से हटके मैं तेरे साथ अगर 10,000 में आऊं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाए, तो जितनी कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी तो मैं काम क्यों करूंगा। अगर 2,000 के ऑर्डर साइज पे मेरी कॉस्ट 2 लाख है और अगर 10,000 के ऑर्डर साइज पे मेरी कॉस्ट 2,10,000 हो जाएगी, यानी कि मेरी अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी 10,000 से, तो तू एक काम कर, तू फिर भी चाहता है कि मैं तेरे से तो मुझे उतना डिस्काउंट दे दे ताकि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। नहीं आया समझ में, मतलब सिंपल, आप टोटल कॉस्ट 2 लेवल पे, एक ऑर्डर साइज पे 10,000 2,000 के और एक 10,000 के। अब जितनी कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा लग रही है उतना डिस्काउंट मांग लो। नहीं आया, आ गया, नहीं आया, आ गया, हेलो आया समझ में, जितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है उतना क्या मांग लो, डिस्काउंट। तो देखो जरा, एक है समझ आ रहा है। अब बताओ परचेस कॉस्ट पर है, अभी डिस्काउंट तो मांगा नहीं है, हेलो अभी डिस्काउंट मांगा है क्या, नहीं, तो परचेस को बाय डिफॉल्ट अभी कितनी रहेगी, सेम। एक यूनिट कितने की आती है, 60, तो 40,000 यूनिट कितने की आएगी, 24,000। हेलो सही है, सही है, प्लस ऑर्डर कॉस्ट निकाल लोगे कैसे। देखो अगर साल भर में 40,000 चाहिए और एक बार में कितना, 2,000, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, 20, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितना आएगा, आया समझ में। और इस वाले केस में
साल भर में कितने चाहिए 40, एक बार में कितना 4, यानी कि सॉरी सॉरी हाँ एक बार में कितना 10, तो अगर 40 चाहिए और एक बार में 10 आएगा तो नंबर ऑफ वोटर कितना है 4, और इंटू 750 कितना, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये काम पहली बार कर रहा हूं मैं नहीं, है ना, इसके अलावा प्लस होल्डिंग कॉस्ट है ना, आया कितना 2000, हाफ कितना 1000, और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 15, तो बोले तो हेलो सही है। फिर इस वाले केस में आया कितना 10,000, एक बार रहेगा कितना 5,000, 5,000 इंटू 15 कितना टोटल बता, सही है। मतलब आपको अब साफ तौर से समझ में आ जाएगा कि अगर कंपनी ईओक्यू और मॉडल को फॉलो करती है तो कंपनी एक बार में 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेगी और कंपनी की टोटल कॉस्ट आएगी 24,30,000। बट अगर कंपनी अपना ऑर्डर साइज बढ़ाएगी तो ऑर्डर साइज बढ़ने के कारण आपको पता होगा कि ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाती है पर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा मंगाएंगे उतना ज्यादा रखना पड़ेगा। याद है ना स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, सही है। तो उस आधार पे कंपनी की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई 24,78,000। मतलब अगर मेरी अभी कॉस्ट 24,30,000 लग रही है तो क्यों मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करूं अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है तो मैं तुम्हारा ऑफर तभी एक्सेप्ट करूंगा जब कम से कम मेरी कॉस्ट उतनी ही हो। तो मैं क्या बोलूंगा कितने का डिस्काउंट दे दो 48,000। हेलो सही है, आया समझ में। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ये मिनिमम होगा पता है, ये लोग ऐसे बोलेंगे कि देख कम से कम इतना चाहिए, इससे ज्यादा देगा तो जो ज्यादा देगा वो चलेगा कुल मिला के, सही है। तो कितना डिस्काउंट चाहिए 48,000। हेलो आए ना समझ में। कितना आएगा आया समझ में। मतलब कंपनी बोलेगी यार अगर तू चाहता है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करें और एक बार में जैसे 10,000 यूनिट ऑर्डर करें तो तू कम से कम हमें कितना डिस्काउंट ऑफर कर 2%। आया कर लिया थे वाला पार्ट भी, कर लिया था हाँ, समझ में ही नहीं आया था कैसे करे, ये समझ में नहीं आता। सिंपल है कि हम डिस्काउंट कितना मांगेंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम उतर के बराबर हो जाए। थिंक यूज योर कमर्शियल माइंड, है ना, कमर्शियल एंगल से सोचो कि इतनी कॉस्ट लग रही है ये इतने का दे रहा है तो मैं इससे कब लूंगा जब कम से कम वो इतना डिस्काउंट तो दे कि कॉस्ट उसके बराबर आ जाए। ज्यादा देगा तो वेल एंड गुड है बट कम से कम तो उतना डिस्काउंट दे इतना उतना आ जाए। अब तुम एक शॉप पे तुमने पूछा कैलसी कितने का है, उसका 150 रुपए, तुम नेक्स्ट शॉप पे गए उसने कहा 180 रुपीज, तो अगला कितने का चाहिए 180, सही है कि नहीं, कितने का चाहिए 180। तो अब अगर वो बोलेगा तुम बोलोगे कि 180 का तो नहीं ले पाएंगे तो वो पूछेगा तो कितने का ले पाओगे, तो तुम कम से कम मिनिमम जो मैक्सिमम अमाउंट तुम पे करने को तैयार होगे वो कितना होगा 150। तो तुम बोलोगे पहले 140, फिर तुम्हारे दिमाग में सेट है कि 140 से ऊपर दे देंगे पर 150 से ज्यादा नहीं देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा इसी एंगल से, वही तो किया अपन ने, और क्या किया, डन, ठीक है हो गया। और क्या था, हाँ और भी कोई था, कहा आया समझ में, सिस्टम समझ में आ गया। इसको बोलना बैटरी लाते मेरे को जरा, ठीक है। तो मैंने 24 होमवर्क दिया ना आपको, 23 भी होमवर्क, 19 होमवर्क,
19 और क्या बोलो? एक काम करो तुम लोग है ना, ये फोटो खींच लो अभी जिनके पास नोट्स नहीं है। कब हुआ? अच्छा कल हो गया, हाँ ठीक है, इनके फिर भी फोटो खींचो, मैं शेयर कर दूंगा, बट बाई चांस नहीं कर पाया तो फिर तुम कल ये ना बोलो कि नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 19 का खींचो पहले। नाइनटीन और कौन सा बोला मैंने? सही है। 23 का भी ले लो। ट्वेंटी फोर किसने नहीं किया था? 2 मिनट, 24 भी ले लो, ठीक है, 24 का भी ले लो। और 17 भी ले लो। पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 का ले। अबे मेरा फोटो किसी को नहीं बोला मैं, ठीक है। ये अपन ने कर लिया ना 15। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जरा। अपन इतना तो समझ ही गए हैं कि EOQ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, but the right way to calculate the EOQ is to calculate the total cost at different order size and wherever the total cost is minimum is your EOQ। सही है ना? मैंने क्या कहा था, आप तो सिंपल एक काम करो, जो भी अलग अलग ऑर्डर साइज है, अलग अलग ऑर्डर साइज पे परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का क्या लगा लो, टोटल, और इन तीनों का टोटल लगाने के बाद जिस भी ऑर्डर साइज पे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम है वही आपका EOQ है। लेकिन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट EOQ बाय फॉर्मूला। हेलो हेलो, क्या बोला मैंने? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, बोलो क्या, EOQ बाय फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला केवल तभी काम करता है व्हेन देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। जब डिस्काउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और जिस लेवल पे कॉस्ट सबसे कम होगी उसे हम चूज करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 18 करूँ रीड। X Limited has received an offer of quantity discount on his order। यानी कि ऑर्डर पे क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हुआ है, तो पहले ही अगर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हुआ है इट मींस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला। यस और नो? यस, ठीक है। अब आप देखो प्राइस पर टन 1200 मिलेगा। अगर टन आप कितना लेते हो एक बार में? 500। मैं फिर याद दिला दूं, एनुअल डिमांड हमेशा सेम रहेगी, केवल बदलता क्या है, ऑर्डर साइज। तो 500 से कम मंगाओगे एक बार में तो कितना प्राइस है? 1200। 500 और 1000, 500 और 500 से ज्यादा बट 1000 से कम तो प्राइस कितना है? 1180। फिर 1000 और 1000 से ज्यादा 2000 से कम तो कितना? 1160। फिर 2000 या उससे ज्यादा पर 3 से कम तो कितना? 1140। या फिर 3000 और उससे ज्यादा तो कितना? 1120। हेलो, सही है? यानी कि पहली बात तो यहां फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि डिस्काउंट है। अब जब भी फॉर्मूला नहीं लग सकता तो सही तरीका तो EOQ निकालने का एक ही है कि भैया हम तो उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, जीवन का उसूल है, हम तो उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, प्रोवाइडेड क्वालिटी भी सेम हो। बराबर है? सही बात है। तो अपन यहाँ पे क्वालिटी को लेके तो नहीं चलते, अपन तो प्रिजम्पशन लेके चलते, सब एक जैसा रहेगा। डन, ठीक है। तो अब सिंपल है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे? अलग अलग लेवल पे लेके चलोगे। तो यहाँ पे अब हम ऐसा मान लेंगे कि जैसे 500 से कम बोला है ना, तो अब 500 से कम कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 300 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, और बाकी वाले केसेस में स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। हम बाय डिफॉल्ट मिनिमम रखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप कितना ले लो? 500, 1000, 2000 और 3000।
पहले वाले में जो भी लेना ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, वॉटेवर। नहीं आया समझ में? हेलो, आया कि नहीं आया? पक्का? सही है। और साल भर में कितना चाहिए? साल भर में चाहिए 5,000। देखो क्वेश्चन नंबर, सही है। देखो आओ, सही है। ऑर्डर साइज पहला। दूसरा, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट है ना अलग बना रहा हूं। एक्चुअली मैं अपन वैसे भी बना सकते, जैसे अभी तक बनाते थे ना अपन, जैसे 2000 का ऑर्डर साइज हो 10, आप चाहो तो वैसे भी कर लो, लेकिन वो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा। इसे अपन इस तरीके से बना रहे, आप चाहो तो वैसे बना सकते हो, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। ओसी एचसी और टीसी टोटल कॉस्ट, सही है। अब बताओ, मान लो कि मैंने, अब मुझे ऑर्डर साइज पिक करना है ना, मान लो कि मैंने पहला ऑर्डर साइज दे दिया 400, दूसरा मैंने ले लिया 500 मिनिमम वाला, फिर कितना, फिर फिर सही है। क्योंकि एक्चुअली में, समझना मेरी बात, उस रेंज का प्राइस तो सेम ही है ना। आप चाहो तो पहले वाले को भी 100 ले सकते हो, ठीक है। परचेस कॉस्ट बताओ कितनी आएगी? 5,000 चाहिए, और इस वाले केस में प्राइस पर टन कितना है? 1200। कितना? सही है। अब सिंपल ऑर्डर कॉस्ट निकालो। अब आपको 5,000 चाहिए, एक बार में मंगाओगे 400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, और मल्टीप्लाई बाय एक की कॉस्ट कितनी है? कितना? हेलो, आया समझ में? फिर आएगा कितना? 400। स्टॉक में कितना रहेगा? 200। कितना यूनिट एक का? 200। 240। पता है कैसे आया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट 20% लिखा हुआ है। अब 20 नहीं तो 20% है ना, तो मटेरियल कॉस्ट एक बार कितने का? 1200। तो 1200 का 20% कितना? 240। हेलो, सही है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है ना, एक यूनिट को रखने की कॉस्ट। अपन तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, जब परसेंटेज में होता है तो क्या होता है? इंटरेस्ट। तो अगर मैं 1200 रुपए की एक यूनिट लूंगा तो उसमें साल भर का इंटरेस्ट कितना जाएगा? 240। कितना टोटल कॉस्ट? 60 लाख। सही है। लो, आ गया। अब अगर आप अपना ऑर्डर साइज मान लीजिए कि 500 या 500 से ज्यादा, बट 1000 से कम रखेंगे, अब बताओ क्या आ रहा है? हेलो, प्राइस कितना है? कितना है? सही है। और फिर इस केस में नहीं, सॉरी, गलत लिख दिया ना। 500 आएगा। कितना? 12,000 ना। सही है। और इस वाले में अब अगेन आएगा अगर 500। अच्छा सॉरी, हाँ, चेंज हो जाए, कितना आएगा? 236 क्यों आया समझ में आ गया? क्योंकि इंटरेस्ट बदल जाएगा। कितना टोटल?
59 लाख 70 सही है, वन है। हेलो आया पास समझ में? 71 है क्या, जो भी है, पर समझ आ रहा है? हेलो आ तो रहा है? ठीक है, अब अगला ऑर्डर साइज कितना है? 1000। तो परचेस प्राइस कितनी है? कितना? लाख, सही है। अब अगर ऑर्डर साइज, ऑर्डर कॉस्ट की बात करें तो 5000 डिवाइड बाय 1000 ना, और इंटू 1200, कितना? सही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 डिवाइड बाय 2 और इंटू, अब निकालो कितना? 1160 का 20% कितना? कितना? डन। क्यों, समझ तो आ रहा है? बराबर है। अगला बोलो, जब 2000 है तब कितना? ठीक है, इधर सही है, और इधर और 1140 का 20% कितना? कितना? सही है, टोटल 59,31,000। अब फाइनली सही आ रहा है समय। अब इधर आओ, हेलो सही है, ठीक है। फिर इधर कितना टोटल? $59,38,000। डन। अब सिंपल है, हमने ये समझा है कि देखो सिंपल सी बात है, इफ वी आर हैविंग वेरियस ऑफर फॉर बाइंग द मटेरियल इन वेरियस लॉट साइज, तो व्हाट वी विल डू, वी विल चूज द लॉट साइज वेयर वी हैव टू इंकर द मिनिमम कॉस्ट। तो यू कैन ऑब्जर्व कि वी हैव टू इंकर द मिनिमम कॉस्ट एट रुपीज ऑर्डर साइज ऑफ 1000, दैट इज 59,22,000, यानी कि ऑर्डर साइज कितना होगा? 1000। आया समझ में? है ना? तो कितना होगा ऑर्डर साइज? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज 1000 यूनिट। ठीक है, बी भी है। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देर आर नो डिस्काउंट ऑफर एंड द प्राइस पर टन इज 1500। समझ में आ गया? अब अगर प्राइस पर टन 1500 रुपए और कोई डिस्काउंट नहीं है तो कैन वी कैलकुलेट ईओक्यू विथ फॉर्मूला? हेलो, कर सकते हैं क्या? हाँ, तो बताओ कितना आएगा ईओक्यू? ए कितना? ओ
कितना है? सही है। मतलब अगर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो हमें एक्चुअली कितना ऑर्डर करना चाहिए एक बार में? 200। कब कैसे यूज करेंगे, क्या यूज नहीं करेंगे, ये समझ में आने लगा? हेलो, आ रहा है? ठीक है। ठीक है बड़े। चलो, तो ये हमारा हो गया। कौन सा क्वेश्चन में बोलो? 3। 17 तो है, बोलो। हेलो, क्वेश्चन पे 17 वर्क है ना? तो हमने अभी क्या क्या सीख लिया? ईओ की सीख लिया हमने, रीऑर्डर लेवल सीख लिया, डेंजर लेवल भी सीख लिया, और हाँ मिनिमम मैक्सिमम भी सीख लिया। ठीक है, चलो लिखो सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है। एक्चुअली में सेफ्टी स्टॉक है क्या? सेफ्टी स्टॉक इज नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्टॉक। When an organization maintain extra stock to avoid the stock out situation, so that particular extra stock, buffer stock, is called safety stock. क्या बोला मैंने? बोलो। हाँ, अगर मान ली, देखो सिंपल है, हमने कहा था ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडा है, ऑलवेज वांट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम स्टॉक आउट सिचुएशन। तो सेफ्टी स्टॉक जो है ना, दैट इज अगेन आ सॉल्यूशन। देखो, रीऑर्डर लेवल आपने मेंटेन कर लिया ताकि टाइम पे ऑर्डर कर देंगे तो माल टाइम पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कल ये कहा था कि रीऑर्डर लेवल मेंटेन करने के बाद भी दिक्कत आ सकती है। माइट बी पॉसिबल कि जितना लीड टाइम आपने फोरकास्ट किया था गुड्स आने के लिए, गुड्स आने में उससे ज्यादा समय लग जाए। हाँ या ना? तो दैट इज कॉल्ड, बोलो क्या? सेफ्टी स्टॉक। क्या बोलते हो उसको? सेफ्टी स्टॉक। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एक्स्ट्रा स्टॉक लेवल
to avoid the stock out situation. So that extra stock or buffer stock is called safety stock. लिखो, बोलूं, लिखो. When an organization maintain extra stock, when an organization maintain extra stock to avoid stock out situation, to avoid stock out situation, to avoid stock out situation, then that buffer stock या extra stock, then that buffer stock or extra stock, then that buffer stock or extra stock is called safety stock. When an organization maintain extra stock to avoid stock out situation, to avoid stock out situation, then such extra or buffer stock is called safety stock. ये पता है कैसे है? सिंपल. मान लो कि ये होता कैसे, ये ऐसे होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रीऑर्डर पीरियड है, सही है. हमारा बोलो क्या है? रीऑर्डर पीरियड है. अब रीऑर्डर पीरियड है, आपको मालूम है कि हमारा रीऑर्डर लेवल की जो फिक्सिंग है वो रीऑर्डर पीरियड पे बेस्ड होती है. अगर रीऑर्डर पीरियड के हिसाब से हम सेट करते हैं. अब मान लो कि मैंने अपना रीऑर्डर लेवल, मान लो कि मेरा रीऑर्डर पीरियड मैंने 6 माना और मैंने 6 को मान के रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर दिया. मतलब ये हुआ कि जब भी मैं ऑर्डर करता हूं मेरे पास 6 दिन का अरेंजमेंट तो रहता है. क्या बोला मैंने? जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, वेन एवर आई प्लेस ऑर्डर फॉर बाइंग द न्यू इन्वेंट्री, आई ऑलवेज मेंटेन द स्टॉक फॉर 6 डेज. मेरे को टेंशन कब होगा? जब माल 6 दिन के अंदर आ जाएगा? नहीं. जब माल 6 दिन में आ जाएगा? नहीं. मेरे को टेंशन कब होगा? जब माल आने में 6 दिन से ज्यादा लगेंगे. अगर, क्योंकि समझो ना मेरी बात, मैंने ऑलरेडी रीऑर्डर लेवल सेट किया था 6 दिन को ध्यान में रख के, कि अगर मान लो कि मैं 6 दिन का स्टॉक अपने पास रख के हिसाब से ऑर्डर करता हूं, बराबर है, तो अगर 6 दिन के हिसाब से मैंने अपने यहां पर मान लो अरेंजमेंट किया था, तो मैं टेंशन में तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि माल 6 दिन के अंदर या 6 दिन में आ जाए. मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट तब होगी जब माल आने में 6 दिन से ज्यादा लग जाए. क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम कब होगी? जब माल आने में 6 दिन से ज्यादा लग जाए, तब प्रॉब्लम होगी ना. अब जैसे किसी ने मुझसे कहा, यार तो 6 दिन का स्टॉक तेरे पास होता है जब तू ऑर्डर करता है, मान ले 6 दिन के अंदर माल आ गया तो तू बच गया. चल 6 दिन में आया तो भी तू बच गया. सोचा तूने कभी 7 दिन में आया तो क्या होगा? 7 दिन में आया तो क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? मतलब स्टॉक आउट हो जाएगा. तो बोला एक काम करना, तो तू है ना ऑर्डर तब किया कर जब तेरे पास 7 दिन का स्टॉक हो. अब 7 में से एक तो हो गया, समझ में आ गया, नॉर्मल वाला, और एक क्या हो गया? सेफ्टी स्टॉक. मतलब रिवाइज रीऑर्डर लेवल अब कितना हो गया? 7 दिन का. जब मैं 7 में से नॉर्मल कितना था? 6, तो एक क्या हो गया? सेफ्टी स्टॉक. यही बात समझ में. नॉर्मली मेरा रीऑर्डर लेवल कितने दिन पे आधारित था? 6. पर अब मैंने तो कितने कर लिया? 7. तो अगर 7 दिन का कर लिया, नॉर्मली 6 था. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर एक कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक होगा तो उस कंपनी का रीऑर्डर लेवल पता है क्या होगा? जो नॉर्मली होता है वो सेफ्टी स्टॉक. यही बात समझ में. अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो उसने ये देखा होगा कि रीऑर्डर लेवल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं. एक होता है मैक्सिमम स्टॉक इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, एक होता है एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. तो आई थिंक वो समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मतलब अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो इन शॉर्ट में क्या रखूंगा? लीड टाइम के हिसाब से जो रखना है वो तो रखूंगा ही रखूंगा, प्लस सेफ्टी स्टॉक.
जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली मेरे यहाँ माल आने में 6 दिन लगते हैं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल किस पे बेस्ड है? 6। तो मैंने किसी ने मुझसे कहा अगर माल आने में 7 दिन लग गए, तो मैंने कहा चलो 1 दिन का और रख लेता हूं, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक जो मैं मेंटेन करूंगा वही सेफ्टी स्टॉक है। किसी ने कहा मान ले 8 लग गए, तो मैंने कहा हाँ यार चल एक काम करते 2 दिन का रख लेते हैं। अब कितना हो गया? हेलो 8, टोटल 8 हो गया, लेकिन सेफ्टी स्टॉक कितने का हो गया? 2 दिन का। सही है। फिर किसी ने कहा मान ले 9 दिन में आया, तो मैंने कहा हाँ यार ये बात भी सही है, 3 दिन का रख लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि आप क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल के आप ऑलरेडी मैक्सिमम लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम के आधार पर रीऑर्डर लेवल डिसाइड करके रखते हैं, फिर आप उसे एक्चुअली में थोड़ा क्या करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा आप स्टॉक मेंटेन करेंगे उसे आप क्या कहेंगे? सेफ्टी स्टॉक लेवल। डन। हेलो सही है? क्या बोलेंगे उसे? बोलो सेफ्टी स्टॉक लेवल। पर एक्चुअली में सेफ्टी स्टॉक लेवल रखने से वाकई में आप जितना लेवल बढ़ाओगे उतना अच्छा है। आप 7 दिन का स्टॉक रखोगे तो आप सेफ हो, 8 का रखोगे और सेफ हो, 9 का रखोगे और सेफ हो, 10 का रखोगे और सेफ हो, 11 का रखोगे और सेफ हो। जितने ज्यादा दिन का स्टॉक मेंटेन करोगे उतना सेफ है ना। अगर मान लो कि मेरा माल आने में नॉर्मली 6 दिन लगते हैं और मैं 15 दिन का स्टॉक रखता हूं, तो मेरे पास तो 15 दिन का स्टॉक होता है, जबकि माल आ कितने दिन में आता है? 6 दिन। मतलब जब मैं ऑर्डर करूं अगर उससे 15 दिन भी लग गए तो चलेगा, जबकि माल तो कितने दिन में आता है? 6। यानी कि मैंने तो अपने लिए सेफ्टी मोर देन सफिशिएंट ले रखी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। नहीं ये बात हमें मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तुमने तो कह दिया कि बफर स्टॉक मेंटेन करो, पर बफर स्टॉक मेंटेन करने की कॉस्ट है ना। लो नहीं यही बात हमें क्या है? कॉस्ट। तो एक्चुअली में अब हमें यह डिसीजन लेना है कि सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना रखा जाए। सही है। 2 प्रॉब्लम है, अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल बढ़ाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाएगी, बट होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, तो क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यही होगा ना? हाँ या ना? तो अब हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना पड़ेगा जहां इन दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम आए। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इफ enterprises maintain high safety stock, then enterprises would incur high holding cost, but the expected stock out cost would be lower. And if enterprises maintain low safety stock, then the chances of stock out cost is high, while the holding cost would be lower. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये तो तय है कि सेफ्टी स्टॉक बढ़ेगा तो कौन कम होगा? स्टॉक आउट कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर होल्डिंग कॉस्ट नहीं बढ़ती तो हर ऑर्गेनाइजेशन कहता रखो ना यार, माल 6 दिन में आता है चलेगा, लेकिन तुम तो जब भी ऑर्डर करो रखो अपने पास 25 दिन का स्टॉक, तब की कभी कोई दिक्कत हो ही ना। देखो ये बात सबको पता है कि ना पेट्रोल तो लगेगा अगर हम एक्टिवा चलाते हैं, तो बाइक एक्टिवा चलाते हैं तो सबको पता है ना। लेकिन तो भी तो लोग टंकी फुल नहीं कराते ना। सबको पता है ना लगेगा कि ऐसा है कि मैंने इसका टैंक फुल करा दिया, मान लो मैंने इसका टैंक फुल कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं है कि रेट से क्या पता मैं सब त्याग दूं और बोलूं आज से मैं पैदल घूमूंगा। ऐसा तो हमको पता है, ऐसा होना है नहीं है। यानी कि तय है कि पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी आज भी खड़ी है, 4 दिन बाद फिर खड़ी होगी, 6 दिन बाद फिर खड़ी होगी। उसके बावजूद भी हम बोलते हैं यार डाल दे 50 रुपए का, डाल दे 100 रुपए का, बाद में डलवा ले, करते हैं ना। जबकि अगर हम हमेशा टैंक फुल रखेंगे तो शायद पेट्रोल खत्म होने के कारण गाड़ी में धक्का मारने वाली समस्या से निजात मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? होता है कि नहीं होता? हुआ है कि नहीं हुआ अपने साथ? हाँ? अरे होता है कि नहीं होता? होता है ना। कई बार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, बराबर है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं पेट्रोल चेक कर लो, पेट्रोल चेक कर लो, करेक्ट है कि नहीं है? तो अगर आप हमेशा अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखोगे तो आपको पेट्रोल खत्म होने की समस्या से जूझना ही नहीं पड़ेगा। पर उसके बाद भी हम ऐसा नहीं करते। एक प्रॉब्लम ये है कि कल करे सो कल करे, कल करे सो कल कर, कल वो करते हैं ऐसा,
अरे अभी तो टाइम कहाँ है, कल डलवा देंगे। एक तो रीऑर्डर लेवल प्रॉब्लम था, तो रीऑर्डर लेवल सेट हमने करवा दिया। दूसरा ये है कि आप पूरा भरवा लो ना, तो लेकिन पूरा भरवाने में प्रॉब्लम ये है कि एक साथ सारा पैसा जाएगा, यानी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे पता नहीं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है, आ रहा है समझ में? तो सिंपल, अब मेरे लिए दर्द क्या है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। तो सिंपल, मुझे ऐसा करना है कि मेरे लिए जहां पर इन दोनों का टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम। किसका? अलग अलग सेफ्टी स्टॉक लेवल पे जहां भी मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। टोटल मतलब होल्डिंग और स्टॉक आउट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? स्टॉक आउट कॉस्ट समझते हो ना, समझाया था मैंने। स्टॉक आउट कॉस्ट माल खत्म होने के कारण होने वाले लॉसेस, लिखो। लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सही है। सही है। और स्टॉक आउट कॉस्ट, हेलो, सही है। ठीक है, अब बताओ, अगर लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक आप इंक्रीज करोगे तो स्टॉक ज्यादा आएगा, तो स्टॉक रखने के कारण कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? सही है। लेकिन अगर आप बफर स्टॉक ज्यादा मेंटेन करोगे तो एक्चुअली में स्टॉक आउट की समस्या कम हो जाएगी, यानी कि स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो जाएगी? नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? आया, बराबर है, ठीक है। अब सिंपल है, अगर आप लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक बोलो क्या करोगे, कम। अगर लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक कम होगा तो अब बताओ होल्डिंग कॉस्ट के साथ क्या होगा? लेकिन क्या बढ़ जाएगा? सही है, बराबर है, लिखो जरा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक को कम करेंगे, एक को कम करने का प्रयास करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। सही है, बराबर है, लिखो जरा। it may be noted that it may be noted that it may be noted that maintenance of high safety stock level it may be noted that maintenance of high safety stock level it may be noted that maintenance of high safety stock level maintenance of high safety stock level will cause increase in stock out cost, sorry, will cause increase in holding cost, will cause increase in holding cost, will cause बोलो क्या, increase in holding cost, बराबर है। एंड maintenance of low safety stock level and maintenance of low safety stock level and maintenance of low safety stock level and maintenance of low safety stock level will cause higher stock out cost,
will cause higher stock out cost. मतलब दोनों में प्रॉब्लम है. पैराग्राफ चेंज करो, लिखो therefore enterprises क्या लिखा? Therefore enterprises need to balance between these two costs. Therefore enterprises need to balance between these two costs. Therefore enterprises need to balance between these two costs. बराबर है. इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे, सेफ्टी स्टॉक लेवल हमारे लिए ऐसा स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल हमारे लिए वो ऑप्टिमम होगा जहां पे ये दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम आएगा. मतलब हम क्या करेंगे, चल तूने क्या कहा 6 दिन में हमारा आता है, हमारा 7 दिन में आया, तो मतलब कितना सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का, तो होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का कितना टोटल 2 दिन का, तो होल्डिंग कॉस्ट और सेफ्टी समझ में आ गया. तो अलग अलग लेवल बनाएंगे और उस पर निकालेंगे कितना. हेलो सही है. और जिस लेवल पे जैसे अभी हमने ईओ को कैसे निकाला था वैसे ही करेंगे. डन. लिखो सही है. लिखो लिखो नीचे. सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, so optimum level of safety stock, so बोलो क्या, optimum level of safety stock is that level of safety stock where total of holding and stock out cost is minimum, where total of holding and stock out cost is minimum. सही है. अच्छा एक बात बताओ, अगर नहीं बताओ, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जरा. तो इस केस में अपना रीऑर्डर लेवल चेंज हो जाएगा ना. हेलो सही है ना. मतलब आप चाहो तो लिख लो ये बात भी कि रीऑर्डर लेवल, इफ कंपनी मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, तो रीऑर्डर लेवल है ना. लीड टाइम इंटू यूसेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, मतलब इतने दिन का तो हम अरेंजमेंट करके ऑलरेडी रखते हैं, प्लस हम इतना स्टॉक और मेंटेन करके रखना चाहते हैं. सही है. समझ आ रहा है. चलो आ जाओ.
अच्छा पॉइंट क्या है, स्टॉक आउट कब होगा? जब एक्चुअली में हमारे पास स्टॉक नहीं है और स्टॉक की डिमांड है। देखो जरा, द कंजम्पशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। द कंजम्पशन ऑफ पैटर्न ऑफ कंपोनेंट सूड इज असेंबली इज एज अंडर। 2 मंथली कंजम्पशन, यानी कि डिटेल साल भर की है, 2 महीने की, 2 महीने की 2 मंथली कंजम्पशन 500, 600, 700, 800, 900। अब इसके होने की संभावना इतनी, इसके होने की संभावना इतनी, इसके होने की संभावना इतनी, इसके होने की संभावना इतनी। इससे एक्चुअली ये पता पड़ जाएगा कि 2 महीने के दौरान हमें कितने स्टॉक की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा प्रॉब्लम कब होती है? जब स्टॉक खत्म हो जाता है, केवल प्रॉब्लम तब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब स्टॉक नहीं है और मटेरियल चाहिए। इन्वेंट्री जीरो है पर इन्वेंट्री की जरूरत भी नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम तब है जब इन्वेंट्री जीरो है और इन्वेंट्री की जरूरत है। अब एक्चुअली में आने वाले 2 महीने के दौरान इतना इतना कंजम्पशन होने की उम्मीद है। सब नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझते हो ना? मतलब आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि 500 ही रिड्यूस हो जाए। अब उसकी संभावना कितनी है? 15%। हो सकता है कि 2 महीने के दौरान डिमांड 600 आ जाए। अब उसकी संभावना कितनी है? 20%। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में डिमांड 700 आ जाए, तो उसकी संभावना कितनी है? 30%। तो ये भी हो सकता है कि 800 आ जाए, उसकी संभावना कितनी है? 20%। बराबर है? तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, कितनी आ रही बता था? $700 नहीं, सबका पूछो टोटल। इसका मतलब मालूम है क्या है कि एक्सपेक्टेड डिमांड हमारी कितनी रहेगी? 700। तो हम एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ना रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मेरा पॉइंट समझो। एक्चुअली में हमें रीऑर्डर पीरियड से भी कोई मतलब नहीं है, रीऑर्डर पीरियड के आधार पे रीऑर्डर लेवल डिपेंड करता है। हमें तो मेन मतलब इस बात से है कि हमने ऑर्डर कब किया है और हमारी कितनी डिमांड आ सकती है। जनरली मेरे ख्याल से हम शायद ऑर्डर तब करते होंगे जैसे कि हम ये समझते होंगे कि यार हम ऑर्डर करें और माल आए, उसके बीच में हमारा स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि 2 महीने की एक्सपेक्टेड कंजम्पशन कितना है? 700। तो इसका मतलब ये है कि शायद अब मैं यूजुअली ऑर्डर कब करता हूँ? बोलो ना, मैं ऑर्डर कब करता हूँ? जब मेरे पास स्टॉक लेवल कितना रहता होगा? 700। अरे मेरे को लगता है कि 2 महीने के दौरान मेरी एक्सपेक्टेड कंजम्पशन कितना हो सकता है? 700। तो शायद मैं ऑर्डर भी कब कर सकता हूँ? 700। यानी कि इस केस में एक्सपेक्टेड रीऑर्डर लेवल कितना हो गया? 700। अब अगर मान लो कि मेरे पास 700 था, मैंने तब ऑर्डर किया, अब डिमांड 2 महीने के अंदर 500 आई, तो दिक्कत है क्या? तुम्हारी जेब में 700 रुपए है, खर्चे के लिए 500 चाहिए, दिक्कत है क्या? नहीं। पर डिमांड 600 आई तो नहीं, 700 आई तो नहीं, तो दिक्कत कब आएगी? 800 आई या फिर 900 आई। तो अब अगर मान लो कि मेरे ऑलरेडी मेरा रीऑर्डर लेवल 700 है, तो मैं डरूंगा कब? जब डिमांड कितनी आएगी? 700 से ज्यादा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिक्कत कब आएगी? जब 700 से ज्यादा डिमांड आएगी। यानी कि अब मुझसे कोई कहेगा तू कब ऑर्डर करता है? मैंने कहा 700 में। बोला क्यों? मैंने कहा एक्चुअली 2 महीने का समय लगता है माल आने में, और 2 महीने के अंदर मेरा जो यूज होता है वो कितना होता है? 700। तो मैं एक्चुअली 2 महीने के दौरान मेरा जो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है वो 700 है। तो मैं क्या करता हूं कि 700 का जो ऑर्डर साइज मेरे पास बचता है, मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। उसने कहा 800 आ गई तो मतलब सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहिए? 100। 900 आ गई तो कितना करना चाहिए? 200। नीचे क्यों नहीं करेंगे? समझ में आ गया क्यों? उससे ज्यादा होगी ही नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12। 2 महीने क्या है मालूम है? हेलो,
2 महीने एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसलिए हम किसी यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी। हेलो सही है। अरे हम अपने आप को स्टॉक आउट से बचाने के लिए हमेशा उतना स्टॉक मेंटेन करना चाहेंगे ना ऑर्डर करते समय जितना स्टॉक रीऑर्डर पीरियड के दौरान कंजम्पशन होने की उम्मीद है। अभी तक हमको ऐसे दिया रहता था पीरियड और कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम मल्टीप्लाई करते थे। यहां हमें वैसा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, कितना कितना होने की उम्मीद है, कितना 500, 700, प्रोबेबिलिटी कितनी 15, 20, 30, डन, ठीक है। ये सब तो होगा नहीं, सब में से कोई एक होगा, याद है ना प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, मल्टीप्लाई कर देते सबसे, कितना 75, 120, 70 नहीं 135, सही है। यानी कि माल आने में 2 महीने लगते हैं और हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इस 2 महीने के दौरान जो कंजम्पशन लगेगा वो कितना होगा 700, यानी कि हमें कम से कम तब ऑर्डर कर देना चाहिए जब हमारे पास इन्वेंट्री लेवल कितना है 700, दैट इज रीऑर्डर लेवल। तुमने कुछ नया सीखा यहाँ पे, एक्चुअली समझो ना, आप रीऑर्डर लेवल का ना कंसेप्ट दिमाग में रखो। और कंसेप्ट क्या था याद है, कंसेप्ट ये था कि जितना समय ऑर्डर करने के बाद माल आने में लगता है उस दौरान मेरे काम में स्टॉक खत्म होने के कारण रुकावट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितना भी समय लगता है उस दौरान होने वाले कंजम्पशन ही मेरा रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। हाँ तो कहो, तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे एस्टिमेट कर लेते हैं कि 7 दिन लगेंगे और हर दिन कितना लगेगा 100, तो रीऑर्डर लेवल कितना हो गया 700। पर यहां पे हमने ऐसा नहीं किया, यहां पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने जब ये कहा कि 7 दिन लगेंगे हर दिन 100 लगेगा तो हमारा अनुमान है कि 100 ही लगेगा, 100 ही लगेगा। पर जरूरी थोड़ी ना कि हमसे आप श्योर हो, 100 भी लग सकता है, 150 भी लग सकता है, 130 भी लग सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है। और एक्चुअली में हमने यहाँ पीरियड से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा है कि 2 महीने में हो सकता है 500 लगे, हो सकता है कि 2 महीने में 600 लगे। समझ में आ गया, मतलब ये इन्होंने कैसे किया होगा, माल आने में कितने दिन लगेंगे 6, हो सकता है कि 100 लगे तो रीऑर्डर लेवल 600। हो सकता है कि हर दिन 150 यूज हो तो 600 इंटू 150 900। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल निकाला हमने तो ये मान लिया कि जो भी लगेगा उतना ही लगेगा, पर यहां पे अलग अलग अनुमान में, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 500 भी अपने आप में एक रीऑर्डर लेवल है, 600 भी अपने आप में एक रीऑर्डर लेवल है, 700 भी अपने आप में एक रीऑर्डर लेवल है, 800 भी अपने आप में एक रीऑर्डर लेवल है। समझ में आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन। जैसे जैसे कहते हैं ना 500 लगे 500 रख लिए, 600 भी तो लग सकते हैं 600 रख लिए, 700 लगे 700 भी रख लिए, अब तीनों थोड़ी लगेंगे, तो तीनों की रखने की प्रोबेबिलिटी डन। हेलो हाँ तो कहो, कॉपी करो इसको फटाफट भी, करो करो, कर लिया, कर लिया तो नीचे एक कमेंट लिखो जरा। हाँ सही आया। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब हमेशा सिंपल है कि जो समय लगता है माल आने में हमें ऑर्डर करते समय अपने पास उतना स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि जो टाइम लगेगा गुड्स आने में उसके दौरान हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। बोलू, लिखो, expected consumption of stock, expected consumption of stock over the lead time of 2 months over
over the lead time of 2 months is 700 unit. Expected consumption of stock over the lead time of 2 months is 700 units. बराबर है. Therefore enterprises would maintain reorder level of 700 unit. Therefore enterprises would maintain reorder level of 700 unit. बराबर है. विदाउट सेफ्टी स्टॉक. कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है ना अभी. विदाउट सेफ्टी स्टॉक. Therefore enterprises would maintain reorder level of 700 unit without safety stock. हेलो, सही है? आया कि नहीं आया? आया? ठीक है. अब दिक्कत कब आएगी? जब डिमांड 700 से कम आएगी, 700 के बराबर आएगी. कब आएगी? जब 700 से ज्यादा आएगी. अब मैंने क्या कहा, सेफ्टी स्टॉक या तो हम इस केस में देखा जाए तो या तो 0 रखेंगे या 100 रखेंगे या 200 रखेंगे. 0 कैसे? रखो ही मत ना. 100 कैसे? अगर 700 का तुम्हारा रीऑर्डर लेवल है, डिमांड 800 आ गई, तो कितना सेफ्टी स्टॉक? 100. सही है? हाँ तो कहो. अपन कौन सा मेंटेन करेंगे? जहां पे टोटल ऑफ होल्डिंग और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम. अब नीचे क्वेश्चन पढ़ लो जरा. The stock out cost is 108 per unit and the holding cost is also 18 rupees per unit. ये क्यों दिया? समझ में आ गया है ना? per 2 month. ये सब 2 महीने का है ना. ठीक है. एंड नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम कितने है? 6. यानी कि एक बार का स्टॉक आउट आएगा अगर कंपेयर करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6. तो साल भर का आ जाएगा. देखो जरा. सेफ्टी स्टॉक लेवल. ठीक है. ये लिखा मैंने सेफ्टी स्टॉक लेवल. देखो है ना. पहला 0. मत करो ना मेंटेन. अरे क्योंकि सेफ्टी स्टॉक की मेंटेनेंस क्या लेके आएगी? होल्डिंग कॉस्ट है ना. अब देखो 2 मिनट है ना. देखो अब देखो कंजम्पशन. मान लो आपका सेफ्टी स्टॉक 0 है तो कंजम्पशन अगर 700 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल भी कितना है? 700 ना. बराबर है. पर अगर कितना आ गया? 800 और कितना आ गया? 900. तो दिक्कत है ना. मैंने पैसे की क्यों नहीं लिखे मालूम है? उससे कोई दिक्कत ही नहीं है ना. अब देखो स्टॉक आउट. अगर मान लो कि सेफ्टी स्टॉक लेवल 0 है, यानी कि रीऑर्डर लेवल कितना है? 700. मैं लिख देता हूं ऐसे. अगर रीऑर्डर लेवल 700 ही है तो सेफ्टी स्टॉक कितना है? 0. क्योंकि तुमने अपनी डिमांड के आधार पे 700 रखा है, मतलब आपने एक्स्ट्रा कुछ भी मेंटेन नहीं किया. अब अगर डिमांड 700 ही आई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डिमांड 800 आई तो दिक्कत है क्या? हाँ. कितनी यूनिट स्टॉक आउट हो जाएगी? और 900 की डिमांड आ गई तो? पर डिमांड दोनों आ सकती है या कोई एक आई? समझ गए? प्रोबेबिलिटी. 700 की डिमांड आने के चांसेस कितने थे? 0.3 और 800 की 0.20. प्लीज ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना. आप समझने पे ध्यान दो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये. सही है. और ये कितना? 0.15. समझ में आया ऐसा क्यों किया मैंने? अरे यार, क्योंकि अगर मेरे पास रीऑर्डर लेवल 700 है तो या तो डिमांड 700 आएगी या 800 आएगी या 900 आएगी ना. ये बात समझ में. तो अगर 700 आई तो स्टॉक आउट 0, अगर 800 आई तो स्टॉक आउट 100, 900 आई तो स्टॉक आउट 200. अब ये सब थोड़ी हो जाएंगे. सही है. तो इसलिए एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट, एसओयू बोले तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट निकालो कितना?
मल्टीप्लाई कर दो ना सीधे। 50। पचास इंटू 6, 300। अरे क्योंकि ये तो 2 महीने का है ना। हेलो, हर 2 महीने में अगर मान लो, सुनो ना, अगर हर 2 महीने में मैंने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो हर 2 महीने में कितना स्टॉक आउट होगा? 50। हर 2 महीने में मतलब साल में कितनी बार? 6 बार। तो कितना होगा? 300। तो समझ में आ गया? हेलो, आया ना? पक्का? श्योर? तो अब बताओ, स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी? सिंपल, दिया हुआ है ना, कितना दिया है? 300 इंटू कितना? 108, मतलब सही है। और होल्डिंग कॉस्ट इस केस में 0 आई, क्योंकि ये होल्डिंग कॉस्ट किसकी है? सेफ्टी स्टॉक की। देखो 700 यूनिट तो हम ऑलरेडी मेंटेन कर ही रहे ना, प्रॉब्लम हमें केवल किसके साथ है? सेफ्टी स्टॉक के साथ। हेलो, सही है? तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ समझ आया? सही है? मजे की बात है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। टोटल कॉस्ट, टोटल निकालना है ना अपने को, तो जहां टोटल कम होगा वो ले लेंगे। 32,400 आया? हाँ, ये ले। हेलो, आ गया? मतलब अगर आप सेफ्टी स्टॉक कितना रखोगे? 0, तो आपकी होल्डिंग और स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी? अरे यार, अनडाउटली लेंदी है पर है इजी। हेलो, आया था मैं? चलो, अब सुनो, डर भी तो होता है ना, डर। अरे यार, तू 700 ही रखता है, 800 आ गया तो चल एक काम कर लेता हूँ, 100 और रख लेता हूँ एक्स्ट्रा। होता है ना ऐसा, जैसे अबे तूने इतनी चैप्टर पढ़े, ये वाला नहीं छोड़ दिया, चल ये भी पढ़ लेता हूँ। अबे पागल, तू इसको कैसे अवॉइड कर सकता है? चल ये भी कर लेता हूँ। अबे तो ये वाला नहीं पढ़ा, पागल है क्या? वैसा पढ़ूंगा। फिर हद हो जाएगी ना, लेकिन एक समय तक तो हाँ 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 रहेगा ना। अब देखो सुनो, अब अगला ऑप्शन मेरे पास, रीऑर्डर लेवल मेरा कितना हो जाएगा? 800, क्योंकि अब मैं मेंटेन कर लूंगा 100 का सेफ्टी स्टॉक। अब प्रॉब्लम कब आएगी? जब डिमांड 900 आएगी। अब मैं सीधे 900 लिखूं, चलेगा? मैंने पहले पता है वहां 700 को लिख के बताया था। हाँ, 0 दिखा, अब यहां भी दिखाना चाहिए, लेकिन अवॉइड कर सकते हो ना आप उसको। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 800 का रीऑर्डर लेवल है, डिमांड भी 800 आई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत कब आएगी? जब कंजम्पशन कितना आएगा? 900। हेलो, सही है? तो अब स्टॉक आउट कितना होगा? 100। और इसकी 900 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्यों, मैंने है ना ये नहीं लिखा था क्या 900 ऊपर? अच्छा, प्रोबेबिलिटी 200 ना, और ये पॉइंट, तो ये उसके बाद ही था ना ये। चलो ठीक है, 100। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कितना हो गया? 15, 6 तो 90। डन। हेलो, आ गया समझ में? अब अगर मान लो कि हम अपने पास रीऑर्डर लेवल 800 रखेंगे और डिमांड 800 आई तो चल जाएगा, पर डिमांड 900 आई तो 100 का स्टॉक आउट हो जाएगा, पर 100 का स्टॉक आउट होने के चांसेस 15% है, मतलब यूनिट कितनी हुई? 15। अब ये एक 2 महीने, हर 2 महीने का है, ये इंटू 6, 90, और एक यूनिट के आज ही बताओगे? अब इस बार आपके पास कितनी यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है? 100। तो 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है, तो हर यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी है?
यानी कि कितना 1800 टोटल। सही है, आ गया? हेलो, आ गया? इससे ये तो समझ में आ गया कि पहले वाले से तो दूसरा वाला ऑप्शन बेटर है, यानी कि 0 सेफ्टी स्टॉक से मेंटेन से अच्छा तो ये है कि 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो। हेलो, आ गया? पक्का? श्योर? ठीक है, अब आ जाओ, अगला क्या टारगेट रहेगा? 900 ही कर लेना। अब 900 करोगे तो सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? 200। अब लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना सोल्व करके, तो इसे मान लो मैंने 900 ही रख दिया यहाँ, तो स्टॉक आउट कितना? 0। स्टॉक आउट 0, प्रोबेबिलिटी रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 इंटू 6 0 और 0 इंटू 108 पूरे 0। अब होल्डिंग कॉस्ट कितने की आएगी? सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? 200, तो 200 इंटू 18, तो टोटल भी कितना? यानी कि टोटल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड, बोलो क्या, टोटल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट सबसे लेवल सबसे कम का है 200 के सेफ्टी स्टॉक पे। आ गया समझ में? ये पार्ट शायद मटेरियल कॉस्टिंग का वो है जो समझ ही कम लोगों को आता है इजी। आया समझ में? पर अभी आया कि नहीं आया? तो सिंपल देखो यार, स्टॉक आउट तभी होगा ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, तुम कुछ काम करने के लिए घर से रुपए लेके निकले तो तुम्हें दिक्कत तभी आएगी ना जब जितना अनुमान लगा के तुम पैसे लेके निकले हो डिमांड उससे की ज्यादा किया जाए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिमांड 4 आ जाए, तुम 500 लेके निकले 600 की भी आ गई, 700 की भी आ गई, 1000 की भी आ गई, 800 की भी आ गई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ सही बात है। सही है ना? बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा आपसे उस चैनल पे, यहां से आप देख के लिख भी नहीं पाओगे। सही है? हाँ तो कहो, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और है 11, वो अपन कल कर लेंगे, पर फिलहाल आज जो होमवर्क आपको दिए गए हैं उन्हें करके आना। हेलो, इसको एक बार समझ गया ना क्या करना है? वापस से मैं फिर बोल रहा हूं, रोज जो क्लास में मैं करवाऊं कायदे से तुम्हें से घर जाके पहले उससे करना चाहिए और फिर होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।